बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन यस, सर्दी अब ज़्यादा हो गई है, इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। आज मुझे सुबह आते बड़ी शिद्दत से सर्दी का एहसास हुआ। नॉर्मली मैं बर्दाश्त कर लेती होती हूँ, लेकिन आई डोंट नो वाई ऐसा हुआ। लेकिन मैंने आते ही यहाँ पर थोड़े कहा कि हीटर वीटर चलने चाहिए, कुछ ऐसे मामले होने चाहिए। लेकिन ये वेदर अच्छा होता है, बहुत कम टाइम के लिए आता है। क्योंकि गर्मियों में तो बहुत सारे लोग आवाज़ार होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, पंखा चलाना है, एसी चलाना है, क्या है, और फिर बिल्स और ये सारी चीज़ें। मीनवाइल बिल्स से मुझे याद है, आपको पता है ना गैस महंगी होने की ओगरा ने मंजूरी दे दी है। अब आगे वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आप सर्दियों में हीटर, गैस और गीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका गीज़र इलेक्ट्रिक नहीं है और अगर गैस पे चलता है फिर तो आपकी डबल ख़र्चा है, और अगर आप इलेक्ट्रिक भी चलाते हैं तब भी आपका ख़र्चा उतना ही है ऑलमोस्ट। लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड रखें जी अपने आप को। हर चीज़, गर्मियों में बिजली महंगी होती है, सर्दियों में गैस महंगी होती है। यह आपको अब आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी है। आपको पता होना चाहिए कि हर सीज़न में कुछ ना कुछ महंगा होता है और पूरा साल कुछ ना कुछ तो महंगा होता ही चला जाता है। अच्छा जी, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पे हम बात करते हैं। कल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हो गया है, जो कि पीर को सुनाया जाएगा। कल बहुत लंबी चौड़ी समाअत हुई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पीटीआई ने जी हुकूमत के ऊपर सर पे जो सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के रखी थी वो वक्ती तौर पर हटा दी है। पीटीआई अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुज़ाकरात के रास्ते का इंतखाब करते हुए जी उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको मौखिर कर दिया है। लतीफ़ खोसा साहब के मुताबिक जो महमूद खान अचकज़ई हैं, अख्तर मेंगल हैं और दीगर के मशवरे पर सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल को मौखिर किया गया है। जबकि पीटीआई रहनुमा जो है शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा जी कि सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है मुकम्मल बाइख्तियार है। अदलिया की आज़ादी हो, 9 मई के वाक़यात हो, मैंडेट चोरी हो, सब मुज़ाकरात में ज़ेर बहस आएगा और उम्मीद है कि सियासी क़यादत देर पा फार्मूले पर रज़ामंद होगी। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर पीटीआई वाले बामकसद मुज़ाकरा चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी कहा कि हुकूमत अपोजिशन में तल्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार है। इंटरनेट स्पीड का मामला जी, हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया 5G और पता नहीं कितने फास्ट इंटरनेट के ऊपर चल रही है, और हमारे यहाँ इंटरनेट की जो सहूलत है, अब उस पर जो हुकूमती इत्तेहादी है वो भी जो कि पीपल्स पार्टी है, उन्होंने हुकूमत पे तनकीद की है, चढ़ाई की है। अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कहा कि इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा, ना एक्स चलता है, ना वाई चलता है, ना जेड चलता है, ना वॉइस नोट्स खुल रहे हैं, ना तस्वीर अपलोड हो रही है, कारोबार, बच्चे, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है जी? इंटरनेट अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? हमने देखा है कि वो शार्क ने जो तारें खाई थी वो भी ठीक हो गई, उसके बाद को मुरम्मत का काम था वो भी ठीक हो गया, हो गई मुरम्मत, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट नहीं आ रहा। इस पे भी हमने बात करनी है। सज्जाद मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया कि आप सेट के ऊपर तशरीफ लाए। आपको हमने 2 की ज़हमत दी है। मैंने भी सर्दी एंजॉय कर ली। अरे वाह, ज़बरदस्त। मीर साहब, कल सबसे पहले तो मैं आपका इस पे कमेंट लूँगी। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसकी समाअत भी हुई है, फैसला महफूज हुआ है, पीर को सुनाया जाएगा, और इस हवाले से जाहिर है ये एक वो केस था जिस पे सबकी नज़रें हैं भी, इमरान खान और बुशरा बीबी को लेकर। असल मुझे इस फैसले से ज़्यादा जिस बात का ज़्यादा ख्याल आ रहा है वो ये है कि इस फैसले के बाद हाई कोर्ट कैसे बिहेव करेगा। आमतौर पर हाई कोर्ट ऐसे फैसलों के बारे में या तो लेतुलाल के बाद उसके बाद काम लेता है, टरखाता रहता है, तावील को, बेल की मामले को या कुछ मुकदमे के सिलसिले में, या फ़ौरन फैसला कर दिया करता है। देखना यह है कि जो नया स्ट्रक्चर बना है कोर्ट्स का और जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसमें कोर्ट किस तरह बिहेव करते हैं। अगर तो उन्होंने, मैं यही कहूँगा, कानूनी तौर पर बिहेव किया, ये नहीं कहता सख्त किया या नरम किया, मैं कानूनी तौर पर किया, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ किया, तो फिर मेरे ख्याल में ये सूरत हाल ज़्यादा बेहतर रहेगी। वरना ठीक सूरत हाल का
अपसेट होने का इम्कान पैदा हो सकता है कि ये मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा है जी। ये 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है ये मामूली मुकदमा नहीं है। इसका दिखाया भी गया था कि इसके जो ओनर हैं वो दुबई में कोई एक एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ी सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, यानी कि वहाँ की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। जी जी। जिसका मतलब है कि इनको कोई एक तरह की फौरन बैकिंग भी हासिल हो गई है उस पार्टी को जिस पर ये मुकदमा कायम। असल मुकदमा तो उन पर कायम है ना, ये तो उसमें फंसे हुए खिलाड़ी हैं। असल तो वो है जिसने पैसा दिया, अपना पैसा वाइट मनी कराई और वाइट मनी करा के दिया है। अब उसको तो हाथ नहीं डाल सकते, वो मुल्क से बाहर भी है। अब दुबई में वो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, तो जो कारोबार कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से उधर जाएगी। और इन्वेस्टमेंट ही नहीं जाएगी बल्कि इस बात का ऐलान भी होगा कि उसे वहाँ की हुकूमत की इमदाद भी हासिल है। इसके क्या नताइज निकलते हैं, क्या सूरत पैदा होती है, चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा ये। ठीक हो गया। दूसरी जानिब ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी इसका बड़ा शोर था, उसके बाद मौखिर हुई, मुज़ाकरात पे बात हुई। पहले तहरीक इंसाफ बड़ी रिलक्टेंट थी मुज़ाकरात करने के लिए, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब हुकूमत से चाहते हैं। हुकूमत कहती है कि अगर आप सीरियस हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि इस सारे मामले का या इस क्योस का हल मुज़ाकरात है। असल में सिविल नाफरमानी का माने मुझे समझ नहीं आते। जब पहली बार ये लफ्ज़ उर्दू में मुतरादफ हुआ तो उर्दू के बड़े बड़े लिखने वालों को इसके माने समझ ना आए थे। जहाँ तक मेरा इल्म है पहली बार इसका तर्जुमा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया। इंग्लिश का लफ्ज़ था सिविल डिसोबीडियंस, तो उन्होंने मकाते मदनी किया इसका अब इतना मुश्किल लफ्ज़ कौन इस्तेमाल करता था। चुनांचे गुलाम रसूल मेहर ने आसान तर्जुमा कर दिया सिविल नाफरमानी, तो आम चल पड़ा और लोगों को मालूम हुआ कि इसका माने क्या है। इससे मुझे ये भी अंदाज़ा होता है कि इससे पहले ये लफ्ज़ कोई हमारे शऊर में या जहनों में कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, सिविल नाफरमानी करने का तसव्वुर उस वक्त गालबन ये था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक ऐसी बगावत की जाए जो वायलेंट ना हो, लेकिन ऐसी अदम तावन का मुजाहरा किया जाए कि उनके नज़ीर निज़ाम हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। अब आप किसके खिलाफ चलाना चाहते हैं? आप अपनी हुकूमत को कहना चाहते हैं, अपनी रियासत को कहना चाहते हैं कि हम आपकी नाफरमानी करते हैं। आप अगर रियासत की नाफरमानी करते हैं और ये नाफरमानी आप सिविल अंदाज में करते हैं, फौजदारी अंदाज में नहीं करते, मैं आसान लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ, तो भी नाफरमानी तो है ना। बिल्कुल। तो इसका नताइज आप क्या कहना चाहते हैं? आज तक तो किसी ने की नहीं, आज तक तो किसी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत की नाफरमानी कर रहे हैं, आज तक तो किसी ने कहा नहीं कि हुकूमत को अबे नहीं करेंगे। ये आप अगर कहना चाहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं मैं हुकूमत के अहकाम नहीं मानेंगे। अच्छा, उसके कॉन्सेप्ट है कुछ आपको, आप कहते हैं हम गैर मुल्की अपने जितने हमारे बड़ी ताकत है मुल्क अमेरिका में, बरतानिया में, रेमिटेंसेस बंद करा देंगे। हाँ, वो हम पैसे बंद, अबे पैसे बंद, वो पैसे स्टेट को भेजते हैं। वो अगर कोई आपकी जो हुक्मरान जमाते हैं, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनको बेचते हैं। भाई वो पैसे तो अपने प्यारों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को बेचते हैं जिनकी खातर कमाने के लिए उन्होंने गैर मुल्कों का सफ़र इख्तियार किया हुआ है। वो पैसे तो बेचते रहेंगे, वरना उनके पीछे वो लोग मर जाएंगे। ये जो हमें तफसीलात ज़र आ रही हैं, ये कोई पाकिस्तान पे आसान नहीं है। और मैं बल्कि साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, बुरा मानता है कोई माने, ये होता है ना कि डबल शहरियत और ये, और उन्होंने पाकिस्तान के मईशत को संभाला हुआ है। भाई बात सुनिए, किसी ने पाकिस्तान की खातर ये सारे काम नहीं किए हुए, अपनी खातर किए हुए। ये जो जहाज़ अभी डूबा है, किश्ती डूबी है, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वरना वो इतना ख़तरा क्यों लिया था? उन्होंने पाकिस्तान की खातर लिया था, पाकिस्तान की खातर कमाने गए थे वो। ये कि वहाँ वसाइल यहाँ कम मिलता है पाकिस्तान में, तो उसके लिए वो कमाई के लिए 25-25 लाख रुपया दे के गए थे, अपने घरों के जानवर और ज़मीनें बेच के गए थे। बेचारे बहुत बुरी हालत में, वो सारा काम जो बेचारे करते हैं, इतना खीखन करते हैं, पालते हैं, करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनके प्यारे अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आप कहते हैं हम उनको रोक देंगे कि वो उनको पैसे ना भेजें, ये होगा नहीं। यानी ये जो वो पैसा, दूसरा आप कहते हैं कि बिजली के बिल ना दे, मिसाल के तौर पर, तो बिजली का पहला बिल जो अदा हुआ था वो आपके घर का हुआ था। जब आपने सन 14 में किया था तो आपके घर का बिल हुआ था। उसने कहा जी मैं क्या करूं, हफीजुल्लाह नियाज़ी मेरे घर में रहता था उस वक़्त, यानी कि इनकी बहन भी वहीं थी, तो उनके शौहर ने अदा कर दिया कि वरना बिजली काट दी। वो छोड़े,
रेहाम खां जब आई तो उसने आते ही बनी गाला के सारे बिल अदा कर दिए थे। ये मुमकिन नहीं है कि आप रियासत की वाजबात अदा ना करो, रियासत किसी मसले पर भी वो भी आपको कह रहा, आप बिजली का बिल अदा नहीं करते, वो बिजली काट देती है। आप तरसीलात नजर नहीं आती, उसको करने की जरूरत नहीं है, आपके प्यारों पर उस पर दबाव पड़ता है। तो मेरा ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ही कि सिविल लाफरमानी शुरू करेंगे, ये चलता हुआ दिखाई नहीं देता। रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है आप समझते हैं तहरीक इंसाफ की? अगर वो रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। अच्छा मीर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा तहरीक इंसाफ, अभी शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि जी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, अगर कुछ नहीं होगा तब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलें। आपको लगता है कि आप लास्ट ऑप्शन, आखिरी कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे फेजेस जो हैं तहरीक इंसाफ जिनसे गुजर रही है, वो किसी हद तक या किसी तरह से भी हुकूमत के ऊपर कोई असर डाल रहे हैं? क्योंकि हुकूमत जिस तरह से मामलात को टैकल कर रही है और जिस तरह से तहरीक इंसाफ चीज़ों को प्रोवोक कर रही है। देखें ना, ये आपने पहले फाइनल कॉल कहा, आपको लगता था, आपको सब लोगों ने, सुनने वालों ने सोचा कि फाइनल कॉल का मतलब है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, जो करना है अब कर लो। अब उन्होंने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, शायद ट्रम्प कार्ड ही कहा है, यहाँ के आखिरी पत्ता चलेंगे वो जैसा अब पता चला वो आखिरी पत्ते का नहीं चला, तो अब उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। और ये इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये चलने वाली चीज़ नहीं है, उन्होंने इसको विड्रॉ किया। अब कोई और लफ्ज़ गढ़ लेंगे आप, लेकिन इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल से देखिए आपने बहुत कुछ किया। आपने कहा कि IMF से कहा था कि आप इनको पैसे न दें। आपके 2 वज़ीरों को, जो सूबाई वज़ीर थे, ख़त लिखवाए कि आप फलां बात है, पाकिस्तान सूबे जो मदद नहीं करेंगे। तो क्या आप पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं? तो इससे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अगर फ़ायदा पहुंचेगा तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ सरफिरे ऐसे हैं जो आपकी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, तो उन सरफिरों से डील करना रियासत का फ़र्ज बन जाता है। मतलब मैं बड़ा क्लियर इस मामले में कि 9 मई का फैसला जून के अंदर हो जाना चाहिए था, जुलाई में हो जाता ज़्यादा। ये नहीं कि उनके खिलाफ होता, उनके हक में हो जाता, लेकिन हो जाना चाहिए था। फैसला डिले करके, साल से ज़्यादा डिले करके आपने उनको छूट दी है। आपने अब वो जुबानें खुल गई हैं उनकी। किस तरह आपके GHQ पे हमला करना कोई बगावत हुआ करता है? कोर कमांडर के दफ्तर ऑफिस पे हमला करना कोई ये, मतलब वो जो बातें मुसल्लमा थी हमारे यहाँ कि आप सिविल बेस पे हमला नहीं करेंगे, GHQ पे हमला नहीं करेंगे, कोर कमांडर ऑफिस पे हमला नहीं करेंगे, चलते हुए फौजी से उसकी बंदूक छीन के नहीं। हमारी आफिया बहन जो है कब की अमेरिका की जेलों में है, 86 साल के लिए। इल्ज़ाम किया कि उसने एक सिपाही से बंदूक छीन कर, बकौल उनके, झूठा इल्ज़ाम है, बंदूक छीन के उसको मारने की कोशिश की है। किसी से असला छीनना या किसी पर असला तारना मुसल्लह अफराद पर, फौज के अफराद पर, ये बहुत बड़ा जुर्म गिना जाता है। चाहे जाके आप उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दें, लेकिन वो तो ओनरशिप ही नहीं लेते ना अमीर साहब। जी देखें ना, आप उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहे हैं, आप एयर बेसिस पे हमला कर रहे हैं, आप जो निशानी है शहीदों की उन पर हमला करके दिखाएं किसी मुहज़्ज़म मुल्क में। तो इस सिविल डिसोबीडियंस से ज़्यादा बात हो जाती है। तो चनाचे आप जब इस हद तक जाएंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे फिर। अच्छा मेरे साथ मसाइल का हल भी तो अब निकालना है। अब हुकूमत की तरफ में आती हूँ, ये तो हमने तहरीक इंसाफ की बात की, ये जो सारा मामला है जिसमें अभी मैंने एक इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की और मेरे ख्याल है मेरी आपसे पहले भी इस हवाले से बात हुई है कि ये जो वो चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ जो कर रही है सो कर रही है। हुकूमत जिस तरह से इन मामलात को लेके चल रही है, चाहे वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं या उनको स्क्रीन टाइम देना है या उनके साथ उनके बारे में बात करनी है, गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें, आप समझते हैं कि ये हुकूमत का जो इन तमाम मामलात को मैनेज करने का अंदाज़ है वो खुद कहीं ना कहीं पैनिक है? कुछ सुन तो नहीं रहा, मैं बताऊं चुपके से बात आपको बता दें चुपके से बता दें। देखिए हुकूमत कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट कर रही है? देखिए PTI ने अपनी लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से कर रखी है। एस्टेब्लिशमेंट से मैं शायद बात जो है वो बड़ी मुहज़्ज़ब से नज़र आती होगी, फौज से कर रखी है। और अगर ज़्यादा मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहूँ तो इमरान खान ने अपनी लड़ाई आर्मी चीफ से कर रखी है। और ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई है, अब कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। दुनिया के हर बाखबर इंसान को पता है कि लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब हमारा मौजूदा आर्मी चीफ ISI का चीफ था और उसने एक फ़ाइल पेश की थी
कि हजूर ये फाइल है, ये करप्शन के सारे डांडे जो है ना बनी गाला तक उसके खुर जाते हैं, इसे कहते हैं ना खुर जाना पंजाबी में, उसकी ताने बाने वहाँ मिलते हैं। तो इन्होंने कहा बड़ा मुंतसर हुए उनकी कारकर्दगी से और शाम को उनको फारा कर दिया। उसके बाद इतने उसके खिलाफ हुए कि जब उनको आर्मी चीफ के तकर्रर का अंदाज़ा हुआ कि वो सीनियर मोस्ट होकर तकर्रर हो सकता है, तो उन्होंने तहरीक चलाई और कहा कोई भी हो जाए सिवाय इसके। आपने इसको इतना पर्सनल बना दिया है। आपने पीटीआई वर्सेस समवन नहीं है, पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो भी नहीं है, बल्कि आप बानी पीटीआई वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको बना दिया है। कौन आपको छोड़ेगा? देखिए ये आप बगावत करा रहे हैं, फौज की बगावत किसके खिलाफ करा रहे हैं? चीफ के खिलाफ करा रहे हैं। आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? चीफ के खिलाफ है। तो ऐसी सूरत में किसी बात का इम्कान होना कि कोई मसला तय हो जाएगा, ये होता दिखाई नहीं देता मुझे। और अगर अपना रवैया आप बेहतर करें, और हाँ आपने कहा मैं इनसे बात नहीं करनी, मैंने सियासी बात उन्होंने कहा मैं नहीं करता, ये इनका पावर ही नहीं है, जिसके पास पावर है वो बात करे। वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी, वो कहता आए मुझसे बात करे, यानी इस तरह का कोई अंदाजा है ना आपका, यानी उससे बात ये भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम उनको ऑफर करते हैं कि हमसे बात करें, हमसे मुज़ाकरत करें, कहते हैं आए, इस तरह अंदाजा है कि आए और हमसे बात करें। वो कहते जाओ भी जाओ। केस आपके खिलाफ इतने हैं, 9 मई का केस है, दूसरे कई मुकदमा आपके खिलाफ खड़े हैं, ये तोशा खाना 190। देखिए केस जेन्युइन है ये, तोशा खाना का केस ये नहीं है कि आपने चीज़ लेके बेच दी। केस ये है, हम लोग हमारा प्रश्न पता नहीं क्यों नहीं रहा, केस ये है कि आपने खरीदने से पहले बेच दी। और दूसरी बात ये है कि जो खरीदारी के लिए पैसे अदा किए वो आए कहाँ से? यानी कि आपने पहले शो किया कि आपने बेची है, फिर शो किया कि आपने खरीदी है, और जो खरीदी है वो पैसे कहाँ से आए? आपने तो कैश दी है, कैश कहाँ से आया? किसी कोई आपका खजाना पड़ा हुआ घर में? किसी आपको बहुत सी मनी ट्रेल मांगते थे आप पहले एक केस में नवाज शरीफ से, अब मनी ट्रेल आप दे दें कि ये इतने करोड़ रुपया मेरे पास था, आया इस रास्ते से, ये मैंने पेमेंट किया। अच्छा ये छोड़ दीजिए कि उसकी जो परसेंटेज आपको देनी थी उसके बजाय आपने क्या परसेंटेज दी। आपने एक चीज़ खरीदे बगैर, यानी कि खरीदे बगैर बेच दी, उसके बाद शो किया, और फिर पता चला कि जिसको बेचना शो किया गया है वो मुकर गया, वो भाग गया मुल्क से। उन्होंने कहा मैंने नहीं बेची, खुदा के वास्ते मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं इस खरीदो फरोख्त से। तो हर काम जाली हुआ है, तो केस तो और बनता है ना, वो केस बनेगा। ये तोशा खाना का बनता है, दूसरे जो केस बनते जितने बनते 190 मिलियन पाउंड का बनता है। कोई साथ देगा कि बंद लिफाफे के साथ आप कैबिनेट से अप्रूव करा लें कि ये एक बात कार्रवाई में अप्रूव की जाती है जो इस लिफाफे में बंद है? कोई बात समझने वाली है? एक सीधी अकल की बातें हैं और उस पर फलसफा झाड़ा जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है मीर साहब कि हम आज इस दौड़ में जब दुनिया हर जगह पे कहीं ना कहीं एक्सेल करी है, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ काम की उसको क्रिएट करने की कोशिश करी, और हम आज बैठे ये बात करें कि इस मुल्क के अंदर इदारे, हुकूमत और अपोजिशन आपस में अजीब व गरीब मामलात के ऊपर लड़ रही है, और उसका सारा नुकसान कहीं ना कहीं एज ए नेशन, एज अवाम हम उठा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। क्रिकेट की आजकल हम रोज़ बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी तो होने जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की
तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अभी साउथ अफ्रीका में मौजूद है। वनडे मैच की सीरीज जारी है। पहला मैच पाकिस्तान जीत चुका है। सलमान अली आगा के हवाले से बात करें तो उनकी शानदार इनिंग्स हो, साइम अयूब की सेंचुरी हो, ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने वनडे जो पहला वनडे मैच है उसमें पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। गुज़िश्ता मैच की जीत के बाद अगले मैच के अंदर चूंकि हम बात करें पाकिस्तानी टीम के ने जो पहले मैच में स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत जो भी है, हमें अपने कैसे अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है और किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है, इस पर हम बात करेंगे। मुजाहिद जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ऑल गुड। आपने मैच देखा पहला, कैसा लगा? पहले तो हम वनडे मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी खुश आइंदा है कि जो वो एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, इस मैच में हमने देखा बड़ी टीम के अगेंस्ट जूनियर्स ने मैच जितवाए हैं। जैसे अभी आपने बात की सलमान आगा की और साइम अयूब, उस सिचुएशन में कई दफ़ा मैच से बड़ी सिचुएशन बन जाती है और जिस सिचुएशन में पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी हुई थी और वहाँ पे एक यंगस्टर 21-22 साल का एक प्लेयर जिसका भी कैरियर स्टार्ट हो रहा है, उस सिचुएशन में इतनी बड़ी इनिंग खेल देना ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है, जो मैं समझता हूँ कि ये इस इनिंग से कई दफ़ा आपकी टीम मैच तो जीती, लेकिन इसका फ़ायदा उसके फ्यूचर को कितना होगा कि इस परफॉर्मेंस की वजह से आप देखेंगे कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो पाकिस्तान का जो एक आपको एक चमकता हुआ सितारा नज़र आएगा वो सैम अयूब की शक्ल में नज़र आएगा। दूसरे एंड पे हमने देखा कि सलमान आगा काफ़ी मैच्योर भी है, T20 में कैप्टनसी भी की, 4 विकेट्स और 82 रन्स का जो उन्होंने एक इनिंग खेली, ये लाइफ में बड़ा रियल चांस होता है कि एक ही मैच में आपने 4 आउट किए हों या 80 रन्स किए हों। मेरा ख्याल पिछले 8, 10, 15 साल में ऐसी परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दी और पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी कि ऐसी सिचुएशन में एक ऑलराउंडर की जो बॉलिंग भी कर सकता हो और साथ बैटिंग भी कर सकता हो। तो ये एक जो गैप था वो हमें वो पूरा होता हुआ नज़र आया इस मैच में। ठीक है, आपने जैसे कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सीनियर्स लिया करते थे, अच्छी बात है कि अब वो जूनियर्स को वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, बट डोंट यू थिंक कि हमें जूनियर्स को या हम जिन इस नए टैलेंट की बात कर रहे हैं या साइम अयूब को तो खैर हम देख रहे हैं कि चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में भी देखा, हमें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि हमारी स्ट्रेंथ हो कि हम ना सिर्फ बाबर, शाहीन या नसीम के ऊपर रिलाय करने की बजाय वी हैव आवर स्ट्रेंथ जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें। बिल्कुल, ये तो आपको अपना बैकअप प्लान, अगर हम अपने नेबर की बात करें तो उनकी 3 से 4 टीमें इस वक्त बनी हुई हैं ABCD कि अगर उनके पास जो बैकअप प्लान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो बैकअप प्लान है उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह सैम अयूब जैसे प्लेयर है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी एक बात की थी कि फ़खर ज़मान गो के अभी टीम में नहीं है, लेकिन उस जैसा प्लेयर आ गया, तो जब तक आप पीछे बैकअप प्लान प्लेयर की तरह के प्लेयर जिस तरह के खेलने का उनका प्लेइंग स्टाइल है उस तरह के प्लेयर्स नहीं बनाएंगे, आप डेवलप नहीं करेंगे तो आगे मुश्किल होती जाएगी। यही इसी वजह से बेसिकली कि आप एक सीरीज़ जीते हो फिर अगली 2 सीरीज़ स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो बेसिकली यही ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से, क्योंकि आपके पास जो बैकअप डॉकआउट में प्लेयर्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पे वो आके उसी तरह का डिलीवर कर सके। तो ये चीज़ पाकिस्तान लैक करती है। होप के सैम अयूब जैसे 2-3 प्लेयर और आएंगे कि पाकिस्तान को जो अगले 5 साल 10 साल एक सर्विसेज देंगे और पाकिस्तान के रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। अभी जो आपने पहला वनडे देखा है, ज़ाहिर T20 के अंदर हमारी परफॉर्मेंस को इतनी हौसला अफजा नहीं थी, लेकिन वनडे के अंदर पहला मैच है, चूँकि आज दूसरा मैच भी होगा, आप क्या समझ रहे हैं कि हमें कौन सी ऐसी वीकनेसेस आपने ऑब्जर्व की कि हम अगर इस पर ओवरकम कर लें तो हमारे लिए चीज़ें या हमारे लिए मैच जो है जीतना स्मूथ हो सकता है? होता ये कि कई ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे पिछले मैच में 4 विकेटें गिरने से थोड़ी सी सिचुएशन चोक हो जाती है, तो चोकिंग सिचुएशन में आपको उस सिचुएशन को रीड करके उससे निकलना कैसे, जब तक आप में ये एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप उस तरह के ग्रेट प्लेयर्स नहीं बन सकते जिस तरह जवेद मियांदाद था, इंजमाम था, कि आपको सिचुएशन से निकलना आना चाहिए। और आज का जो मैच है पाकिस्तान को जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप T20 दोनों मैच हारे, आज अगर हारते हैं तो फिर आप
जो तीसरा मैच में उसमें फंस जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर T20 में आप नहीं जीत सके सीरीज तो आप एटलीस्ट ODI में ताकि आप वही मोमेंटम लेके आएँ, क्योंकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी है, वो कॉन्फिडेंस आप इधर इस्तेमाल करेंगे। आपको वो कॉन्फिडेंस जब लेके आएंगे यहाँ पे तो आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होते जाए, क्योंकि आप किसी भी टीम को जाके वहाँ पे होम ग्राउंड में हराना, वो कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ कि जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तो बेहतर रिजल्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, आपने चैम्पियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, जाहिर है कि ये फॉर्मेट वही होने वाला है जो भी हम वनडे मैचेस देख रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारी, टीम का जो मोमेंटम है, जाहिर है इससे पहले हमने भी एक और सीरीज़ भी खेलनी है, उससे कितना अच्छा बिल्ड हो सकता है अगर हम उस तैयारी से या उस डेडिकेशन से अपने आप को प्रिपेयर करें कि जी हमने एक बड़ा इवेंट है जिसको हम होस्ट करने जा रहे हैं और हमें खेलना है और जिसमें 8 बड़ी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि एक मिनी वर्ल्ड कप है। आप इक्वली के आप टॉप की जो 8 टीम्स हैं वही ऑलमोस्ट खेल रही हैं, और ऑब्वियसली जब आप होम क्राउड के सामने काफ़ी अर्से के बाद 8 टीमें पाकिस्तान में आएंगी तो ये एक तो सबसे बहुत बड़ा एक गुड साइन है। लेकिन जो बेसिकली आप ODI जो अवे खेलते हैं और उसमें आपको बेहतर रिजल्ट जब मिलने शुरू हो जाते हैं तो आप वही कॉन्फिडेंस लेके जब आप होम क्राउड में जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप किस तरह का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर एक कॉन्फिडेंस, फिर होम क्राउड, फिर वो सारी एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं जो मैं समझता हूँ कि उस तरह का एनर्जेटिक जिस तरह का रिजवान कैप्टन है, तो वो सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखना ये कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पे जो एक्शन जो स्टैंड लिया हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने, उसको आगे जाके किस तरह देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी टीमें, हो सकता है कि इंडिया की वजह से 2-3 टीमें और भी मना कर दें, यू नेवर नो दैट। अब देखना ये है कि अब पाक चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि राउंड द कॉर्नर है, वो उसको कंडक्ट किस तरह करते हैं, वो किस जगह पे जाके फिनिश होता है। अभी तो हम सारे उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि होती है नहीं होती है, डेट्स अभी आई नहीं है, तो इस सारी जो कन्फ्यूजन है तब तक नहीं दूर होगी जब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको स्केड्यूल सामने आ जाए कि इस डेट से ये शुरू हो रहा है, क्या है, फिर ये आइडिया होगा कौन सी टीमें बैकअप पे बैकफुट पे जा रही है, कौन सी फ्रंट फुट पे आ रही है। अब ये जब तक स्केड्यूल नहीं आएगा तो थोड़ा सा मेरा ख्याल मुश्किल है हम इसको। अच्छा, आपने खुद भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और जाहिर है होम ग्राउंड का एक बड़ा एडवांटेज होता है, आपका क्राउड होता है, आपकी कंडीशंस फेमिलियर होती हैं, और लेकिन एट द सेम टाइम उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। हाउ डज़ इट फील, एक प्लेयर के लिए कितना स्ट्रेसफुल होता है वो? प्रेशर तो होता है क्योंकि आप ये कोई भी मैच खेलें, प्रेशर कोई परफॉर्म नहीं करता उस पर प्रेशर होता है, कोई क्राउड का प्रेशर ले जाता है। लेकिन मेरा हमेशा एक बिलीव रहा है कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको मेरा ख्याल ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी गेम पे। कौन बाहर है, बाहर की जब भी आप सोच में जाते हैं कि क्राउड के बारे में सोचें या अपनी होम कंडीशन के बारे में सोचें तो आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ों में एक खुशी तो होती है कि आप जब आप 50-100 स्कोर करते हो या 3 विकेट 5 विकेट अपने होम क्राउड के सामने लेते हो तो एक खुशी तो होती है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही होता है जितना आपको वो परफॉर्मेंस करके खुशी मिलती है। तो लिहाजा मिक्स ही थॉट्स होती है, क्योंकि मैं भी होम क्राउड के सामने खेल रहा हूँ तो मुझे भी वो सारी फीलिंग्स हमेशा मैं कैरी करता हूँ कि जब आप होम क्राउड के सामने खेलते हैं तो आप पे प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि फॉर्म के अंदर उनका होना बड़ा ज़रूरी है इतने बड़े इवेंट के लिए। बाबर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह से फॉर्म में नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल, जो उनकी स्पीड है उस पर वापस आ रहे हैं। नसीम है, ये सारे वो प्लेयर्स हैं। कल एक एनालिस्ट आए हुए थे और उनके मुताबिक ये जो भी हम साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेल रहे हैं इसमें फ़खर जमान और इमामुल हक की कमी महसूस हो रही है। डू यू थिंक द सेम? बिल्कुल, देखें फ़खर जमान की कमी क्यों महसूस होती हो सकता है इमाम की ना हो, इसलिए कि जब फ़खर जमान बैटिंग करता है तो मैच को वन साइडेड ले जाता है। तो ये किसी टीम के लिए भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके पास ऐसा प्लेयर है जो पिच पे खड़ा है, वो दूसरे बॉलर्स को डोमिनेट इस तरह करता है कि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचती बजाय कि वो डिफेंसिव क्रिकेट के पीछे चले जाएं। तो ये फ़खर जमान को तो हम मिस करते हैं, लेकिन अगर फ़खर और सैम
ओपन करे पाकिस्तान के लिए तो बॉलर्स जो अपोजिशन है उनके लिए बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इमाम को मैं नहीं समझता क्योंकि इमाम जो जिस टाइप के प्लेयर है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्लेयर है। तो फ़खर इज़ जो ऐसा प्लेयर है जो मैच को वन साइडेड कर देता है। ओके, सो यू थिंक कि फ़खर ज़मान की प्रेजेंस इस सीरीज बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस हम मिस करते हैं, क्योंकि अभी आपने जब बात की सैम यूब की, इसलिए मैंने जिक्र किया कि सैम यूब ऐसा प्लेयर है जो सिमिलर फ़खर की तरह बैटिंग करता है और उसी ही स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता है। लेकिन इमाम जो है, इमाम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मजाई जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी आगे बढ़ते हुए हम पोलियो के हवाले से बात करेंगे आज। और आपको पता है पोलियो कैंपेन जब भी शुरू होती है हम उस पर ज़रूर बात भी करते हैं। लेकिन रवां साल अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो पोलियो के केसेस में कह लें तशवीशनाक इजाफा है तो ये गलत नहीं होगा। 63 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में कई बार जो इंसदादे पोलियो मुहिम है वो चलाई गई है, जिसके दौरान अगर हम बात करें तो एक बार फिर से पोलियो के ख़ात्मे के लिए 143 अजला में साल की आखिरी मुहिम का आगाज़ हो चुका है जी, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, ताकि ये वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से जो हमारी एफर्ट्स हैं वो कामयाब हों। ये मुहिम जी 22 दिसंबर तक जारी रहेगी, जो कि पाकिस्तान जो कि पोलियो फ्री होने के करीब था ये कहा जाए, लेकिन दोबारा से जो हम ख़तरात देख रहे हैं और जिस हिसाब से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं अपनी जगह पे, और जहाँ पे पोलियो टीम्स पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं। और इन पोलियो मुहिम की अहमियत और अफादियत के हवाले से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद शफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से पोलियो कैंपेन का आगाज़ हुआ है जी, और ये 22 दिसंबर तक है। क्या समझते हैं कि ये जो हम जिस तरह से अब केसेस दोबारा से रिपोर्ट हो रहे हैं, तशवीशनाक बात तो है ये? जी बिल्कुल तशवीशनाक बात है, और ये इतनी मेहनत के बावजूद हम जो है ना पोलियो को भी ख़त्म नहीं कर पाए हैं, एक तरह से हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। और पिछले साल हम पोलियो के खात्मे के बहुत करीब पहुंच गए थे, और बीच में 2 साल पहले तो एक ऐसा साल आया था सिर्फ 1 केस हुआ था। बदकिस्मती से बल्कि 63 क्या कल 1 केस और रिपोर्ट हुआ है, 64 केस हो गए हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ वालदैन है, कुछ परसेंट वालदैन की, चंद हजार की करीब ये तादाद है इनकी मुल्क भर में, जो अपने बच्चों को ना तो रूटीन वैक्सीनेशन लगाते हैं जो हमारी ईपीआई में, ना पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इनकी वजह से पोलियो का वायरस सर्कुलेट करता रहता है, इन बच्चों के आंतों में नशोनुमा पाता है, इनके स्टूल से बाहर निकलता है, वो दूसरे शहर जाते हैं, वहां के पानी में मिक्स होता है, तो पूरे मुल्क में ये गर्दिश कर रहा है वायरस। और अगर ये जो चंद हजार वालदैन हैं अगर ये भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं तो फिर ये पोलियो की वायरस की सर्कुलेशन रुक जाएगी। तो वालदैन से मेरी ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर की हैसियत से कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उनको बीमारियों से बचाएं। जो हमारी ईपीआई में रूटीन इम्यूनाइजेशन में 12 बीमारियों की वैक्सीन है वो भी लगवाएं, और उसके साथ जब तक पोलियो का खात्मा नहीं होता तो पोलियो के कतरे भी पिलाएं। थोड़ी तकलीफ तो होती है कि बार बार पोलियो के वर्कर आते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, और ये चूंकि बच्चों की सेहत की हुकूमत की जिम्मेदारी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने पोलियो के कतरे पिलाने में गफलत की तो ये जो अभी केसेस 63-64 तक हैं, ये सैकड़ों की हजारों की तादाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि वायरस सर्कुलेट कर रहा है। तो वालिदैन को खुद एहसास होना चाहिए, हुकूमत तो वर्कर को आपके घर पे भेज रही है, इससे ज्यादा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वालिदैन कोऑपरेट करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिला रहे हैं, तो इंशाल्लाह चंद ऐसी मुहिम जो चलेंगी इसके बाद हम पोलियो पे काबू पा लेंगे, बशर्त ये कि ये चंद हजार जो वालिदैन है ये भी दीगर वालिदैन की तरह ताउन करें और पोलियो के कतरे बच्चों को हर मुहिम में पिलाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद बात करें कि चंद हज़ार ये वालिदैन हैं, अब मसला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़ाहिर है कैंपेन्स चल रही हैं, पोलियो वर्कर्स डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर लोग रिलक्टेंट होते हैं, उनके मिसकंसेप्शंस हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली गई हैं विद टाइम या खुद से हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। उसको दूर करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि हमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए?
देखिए जी, अवेयरनेस तो बहुत की जा रही है और इससे ज्यादा करने की जरूरत है। जिम्मेदारी माशरे के जो बासर तबकात हैं उनकी है कि लोगों को दिलों से खदशात दूर करें। टीवी मीडिया वाले और रेडियो पे तो ये लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, रोजाना प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें माहिरीन लोगों को तस्दीक कर रहे हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुख्तलिफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो समाज दुश्मन मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो हमारी बच्चों की जान के दुश्मन है, ये उनका प्रोपोगंडा है। उनकी शरारत होती है कि वो वीडियो लोड कर लेते हैं और हम उसको आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पे महफूज है। हमारी जो भी ईपीआई प्रोग्राम में वैक्सीन आती है वो तस्दीक शुदा होती है और ये बच्चों के डॉक्टर जो हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसको सर्टिफाई करती है। हम बिला वजह हुकूमत का साथ नहीं देते, हुकूमत जो सही कोशिश करती है उसमें साथ देते हैं। तो वालिदैन को बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए। हुकूमत के साथ साथ हमारी तरफ से भी इस बात की जमानत है कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है, बच्चा हलाल है और बच्चे के पोलियो के खात्मे के लिए इस वैक्सीन को पिलाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से डराएं लोगों को, क्योंकि ये डरने वाली बात है। क्योंकि ये हम एक पूरा ख़ानदान, एक पूरे बच्चे की पूरी लाइफ स्टेक पे है। अगर वो पोलियो का शिकार होता है, उसकी प्रोफेशनल, उसकी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ सफ़र करती है। क्या हो सकता है अगर आप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते? आप ज़रूर एज ए डॉक्टर देखने वालों को बिल्कुल एक खतरनाक सूरत हाल सामने आ सकती है। पोलियो को वायरस जो सर्कुलेट तकरीबन अब पूरे मुल्क में कर रहा है, यकीन माने ये डराने की बात नहीं है, ये हकीकत है कि अगर हमने इस मरहले पे गफलत दिखाई, कोई बच्चा ऐसा रह गया जिसको पोलियो के कतरे माकूल मिकदार में नहीं मिले हुए, बार बार पिलाने पड़ते हैं ना ये, तो वो बच्चे के माजूर होने का बहुत चांस है। लाहौल वाला कोई कहना चाहिए खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि ये केसेस सैकड़ों हजारों में जा सकते हैं अगर हमने नरमी दिखाई, गफलत दिखाई। तो ये वक्त ऐसा नहीं है, नाजुक सूरत हाल है बच्चों की सेहत के हिसाब से। न सिर्फ पोलियो के कतरे, बच्चे को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में 12 बीमारियों की वैक्सीन लगती है, अगर हमारे वालिदैन वो वैक्सीन लगवाएं, पोलियो कतरे पिलाएं, तो यकीन माने बच्चों के अस्पतालों में बच्चों का रश होता है, ये आधा रश रह जाएगा। आधे बच्चे बीमार ही नहीं होंगे, जो डायरिया नहीं होगा, किसी को निमोनिया नहीं होगा, डिप्थीरिया नहीं होगा, टेटनस नहीं होगी। इन तमाम बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है। तो ये तो समझने की बात है कि बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के हर चीज का ख्याल रखते हैं, लिबास का, खुराक का, बल्कि घर में अगर कोई डांट देता है तो उससे लड़ते हैं। तो जरासीम के हवाले हम अपने बच्चों को क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये पसंद करेंगे कि जरासीम हमारे बच्चों को हमला करें, इनकी जो है माजूर करें, इनकी जान को खतरा डालें, जान लें? तो ये डराने की बात नहीं, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को हमारे वालिदैन को इदराक चाहिए। ज्यादातर वालिदैन को इदराक है, लेकिन जो चंद हजार वालिदैन है, काश ये भी बात समझ लें तो हमारे लिए आसानी हो जाए और पोलियो का खात्मा और दीगर बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ मौजूद थे। जी, पोलियो एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा इसका शिकार होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी वो सफ़र करता है, माजूरी से लेकर उसकी हर चीज़ डिस्टर्ब होती है और फिर उसके साथ उसकी पूरी फैमिलीज़ भी इससे जो कह ले परेशान होती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ। डॉक्टर्स, हुकूमत, जो लोग आपके साथ, पोलियो वर्कर्स आपके घरों में आते हैं। अभी मैं ख़बर देख रही थी कि एक पोलियो वर्कर को किसी इलाके के अंदर यरगमाल बनाया गया, उसे बंद किया गया। ऐसा सलूक ना करें, आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं और ये सेफ़ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ है वो कह रही है कि ये पोलियो के कतरे बिल्कुल सेफ़ हैं। 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, अगर पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे आते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। खाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है वाकई हम लाहौर में रहते हैं और हम लाहौरी हैं। हम हर तरफ एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ खाने की बात कर रहे हैं और अब हमारे पास फूड ब्लॉगर्स भी आ गए हैं। जनाब, आजकल के दौर में सोशल मीडिया, आपको पता है, हम हर चीज़ देखते हैं। अक्सर तो मैं भी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का मुझे सोशल मीडिया के ऊपर देख कर पता लगता है या रिव्यूज़ देख कर मैं चेक करती हूँ कि अच्छा यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही 2 लोगों से करवाने वाले हैं। हमारे साथ आज शुएब गुलफाम मौजूद हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं, जो 1.5 साल से कर रहे हैं आई गेस, और जो इनकी वीडियोस हैं वो खासी पॉपुलर भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक और फूडी ऑन स्कूटी के नाम से अपना पेज रन करती हैं सवेरा मलिक। ये भी खाने रिलेटेड इनके व्लॉग्स होते हैं। सो हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो पर इनवाइट किया।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे सबसे पहले सवेरा आप बताएं, ये जो फूडी ऑन स्कूटी है, ये नाम और आपको ये शौक कैसे हुआ? शौक मुझे नहीं था, पहले मुझे बहुत अजीब लगता था वीडियोस बनाओ और डालो वगैरह, पर मेरी सिस्टर ब्लॉगर है तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करो। ओके। तो उनके कहने पे मैंने ये स्टार्ट की थी। पहले स्टार्ट तो बस मैंने ऐसे ही किया था, पर अब मेरा शौक बन गया है। ओके। और किस तरह के आप रिव्यूज़ करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, किस तरह का व्लॉग्स आप बनाती हैं? हाँ, मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स विजिट करती हूँ और अक्सर कभी कभी स्ट्रीट फूड भी कवर कर लेती हूँ। तो अभी तक की आपकी लाहौर की सबसे अच्छी जगह जो आपने विजिट की हो या आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा हो? ऐसे तो बहुत ज़्यादा जगह है, कोई एक। वैसे तो मुझे ज़्यादातर देसी खाने पसंद हैं। देसी खाने? हाँ, ओके। शनवारी के खाने ज़्यादा मज़े के होते हैं अगर आप नॉर्मली देखें तो। ठीक है, आप बताएं आपको कैसे शौक हुआ और अब आप इसको प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं शुएब? जी मैंने अपनी आई थिंक फरवरी में डिग्री ख़त्म की थी। ठीक है। और उसके बाद से बस ब्लॉगिंग ही चल रही है। और उसमें आप क्या करते हैं, किस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं? मैं फूड रिव्यूज़ करता हूँ, उसके अलावा होटल रिव्यूज़ करता हूँ, यानी कि डिफरेंट नॉर्दर्न साइड पे जाके। अभी तो बस ये जो दो कर रहा हूँ, उसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशंस वगैरह भी कर लेता हूँ कभी कभी। तो कैसी अभी तक आपको रिस्पांस मिल रहा है फूड ब्लॉगिंग पे? बहुत अच्छा जा रहा है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था, व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे, उसके अलावा ना दूसरा की ऑडियंस थी। फिर एक चीज़ समझ आई कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और ये एकदम से नहीं आती। तो आपको थोड़ा यानी कि करके चलना पड़ता है। और कभी आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते, कभी व्यूज़ के नहीं मिलते। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि व्यूज़ के पीछे नहीं भागना, अपना कंटेंट जितना हो सकता है ना, अपना कंटेंट अच्छे से अच्छा करना। अच्छा, बहुत सारे अब तो इंस्टाग्राम खोलो, हर कोई ब्लॉगिंग इन्फ्लुएंसिंग सब कर रहा है। आपके व्लॉग में आप ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग आपका व्लॉग देखते हैं या देखें? एक तो मेरी एडिटिंग है। ओके। और दूसरा जो ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया है इस 1.5 साल के अंदर। जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यूज देते हैं आप? अगर बुरा लग रहा है तो आप कहेंगे कि खाना बुरा है? अगर बुरा लग रहा हो तो हम रिव्यू नहीं देते। मैं क्यों एक रेस्टोरेंट पे इतनी मेहनत करूं जिसका नहीं, खाना अगर आप गए हैं कहीं, आप ट्राई करने लगे हैं खाना, तो आपको खाना पसंद नहीं आया, तो फिर आप अपने व्लॉग में क्या करते हैं? मैं उनका व्लॉग ही नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई? फिर आप बताए ना कि खाना बुरा है, अगर बुरा है तो फिर बुरा है। मैं तो दे दूंगा, लेकिन अगला रेस्टोरेंट यानी कि इतना उसको बर्दाश्त कर पाएगा, ये भी बड़ा मसला है। आप कैसे करते हैं? आप सवेरा करती हैं ऐसा? मैं तो यहाँ तो टेस्ट का जिक्र ही नहीं करती, या फिर मैं कह देती हूँ कि बस ठीक था। अच्छा, बस ठीक था, गुजारा था। मतलब आप ये नहीं कहती कि आपने जाके पैसे जाया नहीं कर रहे? हाँ, नहीं यूँ मैं नहीं, अच्छा, मैं कह देती थी कि पैसे जाया नहीं करने, मत ठीक जाओ। हो गया। और जो मुझे खुशबू मेरे राइट साइड से आ रही है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप क्या कर रही हैं? आप ना मेरे सर में लाइव जो मैं बैठी हूँ, मकई की रोटी की खुशबू आ रही है, साग के तड़के की खुशबू आ रही है, क्या चल रहा है? और अभी कुछ मलाई बोटी भी बन रही है, राइट? जी, मलाई बोटी बन रही है और ये हमारा माशाल्लाह बहुत पसंद किया जाता है मलाई बोटी। ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए हमने एक डील बनाई है। ठीक है। जिसमें जी मलाई बोटी, सीख कबाब, चपली कबाब और उसके अलावा जी 6 कोफ्ताज होते हैं। जैसे आप 4 दिन आप खाएं, एक दिन मलाई बोटी, सीख कबाब, उसके अलावा जी टिक्का बोटी। वीक का मेन्यू देती हैं? जी, पूरे वीक का। ओके। और हमारे पास जिस तरह डाइट प्लान्स आते हैं डिफरेंट लोगों के, जी हमारा ये डाइट प्लान है, तो फिर हम अपनी ये डील्स उनको बना के देते हैं। तो वर्किंग मदर्स जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हॉस्टलाइड हैं, जो ऑफिसेज में जिस तरह जी हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि आपको सिटिंग टाइम आपका ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो फिर आपने क्या करना है कि जी हमसे डील ऑर्डर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। साथ साथ हम सैलेड्स भी देते हैं फ्रेश बना के, बीन्स और वेजिटेबल्स के। ओके, लवली। तो बस और ये हमारा मलाई इटसेल्फ इज लाइक अ फैट वाली चीज, तो इसको आप कैसे डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए करते हैं? देखिए, आपको फैट तो चाहिए, प्रोटीन डाइट है ना, ठीक है ना। तो आप उसको सैलेड्स के साथ ले रहे हैं ना, आपने 4 पीसेस लेने हैं। अच्छा, 4 पीसेस इन पोर्शन। तो आपने जैसे आपने कंट्रोल पोर्शन ही हमने बनाया, जैसे हम 2 सीख कबाब रखे हुए हैं हमने, ठीक है ना। अब अगर आपके डाइट प्लान में टिक्का चिकन पीस है, तो होममेड आपको घर का बना हुआ मैरिनेटेड मिलेगा। ठीक तो है। आपको परेशान नहीं होना। स्पाइस कुजीन है ना आपका ख्याल रखने के लिए, तो हम कहते हैं कि स्पाइस कुजीन जो है आपका वो वेट लॉस पार्टनर है। ओके, लवली। मरियम बहुत देर से चुप है, मरियम क्यों? अभी ये देसी घी लग रहा है मेरे से। ये मैंने कहा मेरे से बातें नहीं करी। मरियम, आपको भूख लग रही है? खाने की खुशबू आ रही है आपको? नहीं आ रही है? इतनी मुझे तो आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? मुझे लगता है मरियम को आदत हो गई है किचन में ना कर करके। और ये मकई की रोटी, आमना मुझे एक टिप बता दें, मकई की रोटी टूटती क्यों नहीं है आप? अब ये देखिए, अभी मैंने इसको वो पेपर, प्लास्टिक पेपर या बटर पेपर पे बनाया, और यकीन करें इसकी मेरी सास और मेरी मदर बनाती थी। ओके। और इसको मैंने जब स्पाइस कुजीन में बनाना तो मैंने खुद बहुत सीखा है। अच्छा, मेरी नानी बनाती थी दस्तरखान के ऊपर। बहुत सारे लोग प्लास्टिक की जगह दस्तरखान पे बनाते हैं, वो भी नहीं टूटती।
ये इसकी कोई आटा गूंदने में कोई तरीका होता है या जी वैसे जी ही? बिल्कुल ऐसे ही है। आटा जब आपने गूंदना है तो वो गर्म पानी से बिल्कुल आराम से, जिस तरह के बड़ा इट नीड्स टाइम के हाँ, ये बहुत मेहनत वाला काम है। और ये उसके बाद जो है आपने इसकी मैं थोड़ी सी हल्की कर लूँ। उसके बाद इसके बाद जो है हमने फिर सुबह इसको हमने जो है वो बनाया है डो को सारा उसको, ठीक है। उसके बाद आपने रोटी जैसे मेरी सास बनाती थी ना बड़े आराम से हाथ से और यूँ, तो मुझे वैसे नहीं आती, फिर मैंने इसको वो शीट बटर पेपर पे रख के ना बनाना सीखा और ये नहीं टूटती। अरे वाह। अच्छा जी, सवेरा और शुएब, मुझे ये बताएं कि सवेरा, मैंने एक सवाल शुएब से किया था कि जहाँ बहुत सारी ब्लॉगर्स हैं, क्या ऐसी यूनिक चीज़ है कि आपके ब्लॉग में लोगों को देखने को मिलती है? मेरी स्कूटी। आप स्कूटी पे जाती हैं और पूरा शूट करती हैं उसको, तो कितना टाइम लगता है एक ब्लॉग बनाने में? मतलब आप एक दिन में एक ब्लॉग बनाती हैं या ज़्यादा टाइम लेती मैं हैं? एक दिन में 3 रेस्टोरेंट भी अक्सर विजिट कर लेती हूँ। ठीक है। 3-4, लेकिन ये होता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। बनाने में या एडिटिंग में? दोनों में। दोनों में। तो कितने ड्यूरेशन के आप व्लॉग्स बनाती हैं? मैक्स 1 मिनट का होना चाहिए, यहाँ पे 40 से 30 सेकंड का होना चाहिए जो लोग देख भी लें, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो वो लोग देखते भी नहीं है। ठीक है। तो कैसा रिस्पांस है अभी तक आपके vlog? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुद से रेस्टोरेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि आए और रिव्यूज दें? हाँ, मैंने आज तक कभी भी किसी रेस्टोरेंट को खुद अप्रोच नहीं किया, मुझे रेस्टोरेंट्स अप्रोच करते अरे हैं। वाह, दैट्स वेरी नाइस। तो शुएब, अब क्या आप इसको प्रोफेशनली भी लेके चल रहे हैं यूट्यूब से और दीगर चीज़ों से? अभी तो बस मैं इंस्टाग्राम ही कर रहा हूँ, Okay. लेकिन इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी आऊँगा और टिकटॉक पे भी आऊँगा। उसके लिए मैंने ये स्ट्रेटजी रखी है कि मैं इंस्टाग्राम पे ना स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी कवर नहीं करता। ओके। तो जो मेरा जितना भी स्ट्रीट फूड वाली साइड होगी ना, वो मैं टिकटॉक पे और यूट्यूब पे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बहुत लाइक करती हैं ये चीज़ें। ओके। तो मुझे ये बताएं कि जाहिर है जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ पे आवाम भी होती है, और कुछ रेस्टोरेंट्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? हम जाती हैं उस रेस्टोरेंट पे जो अलाउ करे। अच्छा, यही आपने स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। अरे वाह। ये देखें जी, अब मैं ये नहीं कह रही कहीं गलत बात करें, लेकिन जो रिव्यूज़ अगर आपको कोई ये अपने ब्लॉग में स्किप कर रहे हैं ना कि बता नहीं रहे फूड टेस्ट क्या है, तो इसका मतलब इनको खाना अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता है? जी। घर आके दोबारा खाते हैं आप खाना? अक्सर। अच्छा, खाना टेस्ट करने के लिए या व्लॉग्स बनाने के लिए, टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बड़ा अच्छा शौकीन होना चाहिए। तो आपके घरों में क्या खाने के शौकीन लोग हैं सारे? बहुत, बचपन से शौक है। बचपन से? ओके, आप बताइए। मेरी मम्मा शुरू से ही बहुत यूनिक चीज़ें बनाती थी खाने जैसे में। कि बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कि चाइनीज़ में बहुत कुछ, मुझे चाइनीज़ पर्सनली पसंद है। ओके। और इसी तरह मामा शुरू से कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती थी, कभी यूट्यूब से देख के, कभी कहीं से देख के, तो उन्हें बहुत शौक था, आगे से हमें भी शौक है। ज़बरदस्त। तो मरियम, आपको समोसों के अलावा किस चीज़ के खाने का शौक है? देखिए बहुत पसंद है फ्राइज़? फ्राइज, और उसके अलावा रोटी, चावल, बिरयानी, ऐसी चीज़ें पसंद है? बिरयानी मुझे बहुत पसंद बिरयानी बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ पे खाई थी ये बताओ? मामा बनाती हैं, नानो बनाती हैं, कौन बनाता है? है। मैं बनाती हूँ मामा ही बनाती है। मामा सबसे अच्छा क्या बनाती है? ज़्यादा अच्छा तो बिरयानी बनाती है ज़्यादा शौक। बिरयानी बनाती है। तो मैं आपको तो फरमाइशें आती रहती होंगी मरियम की, जिनको खाने का शौक हो, जाहिर है मदर से तो फरमाइश आती रहती होगी। फैमिली सारी फूडी है। फूडी है, सारी फूडी है। बिल्कुल। अरे वाह। और बस ये मुझे वो मैंने बाकी बच्चे भी हैं, 2 बेटा है मेरी और बेटी, तो बस वो उनका ये फेवरेट वेंचर है। जाहिर है घर और में वो खाना। जिस तरह हम लोग स्कूल में भी होते थे ना, तो जिस तरह हमारे घर से जिस तरह टीचर्स वगैरह गेट टुगेदर होता है, या तो हम मेरे घर ही मीटअप्स होते थे। ओके। तो वो फिर वो चलते चलते बात जो है ना वो आखिर में वेंचर पे ही आ गई है। करे वाज। अच्छा, इट्स गुड। नहीं, आप अपना वेंचर भी रन करें, साथ साथ अगर आपको शौक है आप उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर बस मकसद ये है कि मरियम जैसे जो बच्चे हैं जिनके मोबिलिटीज़ इश्यूज़ हैं, वो अपने घर से काम कर सकते हैं। मरियम जो है एक एम्बेसडर है, आवाज़ है अपने जैसे स्पेशल लोगों के लिए, ताकि वो एक नॉर्मल और एक मकसद बामकसद ज़िंदगी गुजारें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें एज अ सोसाइटी भी मुझे लगता है बहुत कुछ लर्न हम कर सकते हैं इस चीज़ से कि ज़ाहिर है चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी, लेकिन अगर आप इसी को स्ट्रेंथ बनाएं, और ये आज की बिल्कुल। मुझे लगता है सारी सबसे खूबसूरत बात ही इसमें ये थी कि मरियम जैसे लोग, मरियम जैसे बच्चे बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी को अगर बेहतर करें तो डेफिनेटली दे हैव अ पर्पस, और अल्लाह ताला ने इनको इस मकसद के तहत भेजा है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी तो बदल ही रहे हैं, साथ साथ दीगर लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां भी बदल रहे हैं, और पेरेंट्स का भी आई गेस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कहीं ना कहीं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम उनको एक बोझ समझते हैं। दे आर नॉट लाइक कि ये बोझ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, दे आर
अ गुड एडिशन, और अल्लाह ताला पता नहीं आपको किस आजमाइश से गुजार के किस चीज़ का अजर दे रहा है, इस बात से तो हम डिनाई नहीं कर सकते। नैन जी, किचन की क्या सूरत हाल है? आमिना साहिबा, साग जो है तैयार है, मकई की रोटी, समोसा और ये चिकन मलाई बोटी जो है बस एंड पे है। और इसमें अच्छा, ये इसमें आपने ये कुक कितनी देर करना होता है मलाई बोटी को? क्योंकि ये मैरिनेट होता है हार्डली 15, वैसे तो एयर फ्रायर करके भी आप इसे खा सकते हैं क्योंकि ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको नॉन स्टिक पैन में विदाउट ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्रीम है, यू डोंट हैव टू पुट, मतलब इसमें ऑयल ऐड करने की ज़रूरत अच्छा, ये क्रीम में कुक होगा? जी जी। तो आप अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया है क्योंकि मैंने पहले मैरिनेशन में भी नहीं किया था, लेकिन हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी जो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी ऑयल ऐड ना, क्योंकि हमने वेट लूज़ करना है तो हम एयर फ्राई करेंगे, तो हम ये डीली उनको कह देते हैं आप ये मंगवा लें और इस तरह बस इसको विदाउट ऑयल ही यूज़ करें। ठीक है। और मैरिनेट होती है इसलिए बहुत जल्दी से कुक भी हो जाती है। और हमने ना वही चीज़ें नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। हमारे सेट पे चलता रहता है, हम आपस में बातें करते रहते हैं। तो अभी बस ये जो सबसे ज़्यादा समोसा जिससे हम प्रोटीन डाइट के हवाले से मैरिनेटेड हैं ये ऑलरेडी, और उसके अलावा जो है साथ साग और मकई की रोटी, ये जो है माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती है। और मरियम जैसे सैंडविचेस वगैरह हैं, हाई टी मेन्यू है, वो भी स्पाइस कुजीन से माशाल्लाह जो है वो डेली ऑर्डर होता है। और मरियम जो है माशाल्लाह जो है वो डेली जो है अपनी ब्रांडिंग खुद कर रही होती हैं, ग्रोसरी खुद ला रही होती हैं। जब खिदमत से वापस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सेल हुई होती है, तो वापसी पे जी कुछ कह रही हैं, बड़ी मुश्किल से बोल रही हैं, सुन लें हम। जी क्या कह रही हैं आप? ऑटोमेटिक चेयर पे जाती हूँ, ऑटोमेटिक चेयर है मेरी, मैं उस पर जाती हूँ, ग्रॉसरी करके लाती हूँ। ऑटोमेटिक चेयर पे जाती हैं, उस पर ग्रॉसरी करके आती हैं। तो ग्रॉसरी जब आप करने जाती हैं तो फिर आप ऐसे, जैसे मुझे पता है कि मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो अपनी मर्जी की चॉकलेट्स, चिप्स, जंक फूड ले आती हूँ। आप भी ऐसे करती हैं? अभी ले आती छुप के? मामा कहती है तुम ये इतना सब कुछ क्यों ले आई? नहीं, खुद ही ले आती हैं। हाँ, मैं भी ऐसे करती थी, मैं अपनी मर्जी की चीज़ें ले आती थी। तो आप ग्रॉसरी करने कितने टाइम बाद जाती हैं और किसके साथ जाती हैं? मम्मा के साथ ही जाती हूँ। अच्छा, मम्मा के साथ ही जाती हैं? अरे मतलब ये खुद इलेक्ट्रिक व्हील एक्चुअली 1/2 किलोमीटर अल खिदमत जो है ना, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे बस जो भी इनके पास सेल्स द ऑर्डर्स वापसी पे वहाँ पे होते हुए आती है। मैंने कहा आपने तो अपने सारे ख्वाब सच कर लिए हैं, अब बस करें। अब आप कहती नहीं अभी तो मुझे और भी करना है, अभी तो और भी करना है। आई एम ग्लैड कि ये एम्बिशियस हैं और इनके अंदर वो मोटिवेशन है। आमना, इट्स अ वेरी गुड साइन कि ऐसे बच्चे समटाइम्स अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सोशल चीज़ों को लेके या सोसाइटी के प्रेशर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इनको मोटिवेटेड रखा जाए। अच्छा जी, ये खाना सर्व कराने ये करा दें प्लीज़। हमारे पास फूड ब्लॉगर्स हैं और हम इनसे कहते हैं आप चलें, आपके आगे खाना पड़े, हमें टेस्ट करके जैसे आप वीडियो में टेस्ट करते हैं ना, दोनों करके बताएं। पहले सवेरा करेंगी, चलें जी। प्रॉपर हमें वो आपकी व्लॉग वाली फील आनी चाहिए कि आप उसमें जो कमेंट्री करती हैं और जो बोलती हैं उस पे, उसके तहत आपने करना है। हंस रही हैं ये, हंसना क्यों है? आपने बताने आपको कैसा लगा है? गुड। आप यही करती है व्लॉग में? आपका क्या साइलेंट व्लॉग होता है? बस वो खाना इतना पसंद आया कि बोलना नहीं जा रहा। बोलना नहीं जा रही। अच्छा, ओए होए, साग के ऊपर मक्खन भी आया। चले आप शुएब, आप हमें करके बताएं जैसे आप व्लॉग में करते हैं। मुझे साइलेंट व्लॉग नहीं चाहिए। मज़े का, वैसे मज़े का, इट्स गुड। और ये कौन से समोसे? आप चिकन मलाई बोटी। चिकन मलाई बोटी, ये ओह अच्छा, ये मेरे बेबी को पसंद है। हाउ इज इट? देखा इतना यम है कि बस नहीं बोल पाता। मुझे लगता है गरम ज़्यादा है, इनको आपने गरम गरम खाना दे दिया। तो ये ज़्यादा मज़े की बात है कि सर्व किया जाए और गर्मा गर्म, और बहुत अच्छा टेस्ट है। एक तो बाहर से जो क्रिस्प है ना इसका, वो बहुत अच्छा परफेक्ट है। अंदर से भी टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर ना। ना ज़्यादा वो एक होता है ना, कुछ वो मलाई बोटी भी समोसा कह तो देते हैं पर अंदर ही वो मायनीज और पता नहीं क्या क्या डाला होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कहते हैं ना परफेक्ट समोसा। लवली, आपने आपके समोसे अप्रूव हो गए। मरियम बस आपको एक आ गया रिव्यू। अच्छा मरियम, मुझे इन द एंड कोई अच्छी सी बात हमारे देखने वालों को, वो कैमरा आपका, आपने उस कैमरे में देखना है और कोई प्यारी सी बात करनी है अपने, कि आपको आपका जो काम है, आप एक बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, कुछ भी कहना चाहें। ये कि मेरे अंदर इंडिपेंडेंट होना था और
मैंने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी थी। और आप गुजार मेरा रहे हैं। भी बाइक घूमने का बहुत मुझे शौक है। कहाँ जाने का शौक है? मैं मॉल में जाने का इतना ज़्यादा घूमने का बहुत शौक है। घूमने का शौक है। और आपने सोचा कि अब आपने कहाँ घूमने जाना है? मैंने बहुत जगह जाना है, जैसे बाइक कंट्रीज, बाइक घूमने जाना है और अपने ब्रांड को बहुत ऊपर तक लेके जाना है, मेरा ये है। क्या बात है, जबरदस्त मरियम, गुड लक, थैंक यू सो मच कि आप आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मलाई बहुत बोटी की शुक्रिया। फाइनल शक्ल भी हमें नजर आ गई है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लाए। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी आप कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।